हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक रिवीजन क्रैश कोर्स पावर्ड बाय जॉनटेक डिजिटल। देखिए, आज के इस वीडियो सेशन में हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी डिले, फर्स्ट चैप्टर जो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का, दैट इज़ द वाटर डिमांड एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। तो वाटर डिमांड और पॉपुलेशन फोरकास्टिंग से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिए जी एक बार यहाँ पर सबसे पहले अगर हम डिमांड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर वाटर डिमांड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई तरह की वाटर डिमांड है: डोमेस्टिक वाटर डिमांड, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड, पब्लिक डिमांड। वेस्ट एंड थेफ्ट को कंपनसेट करने के लिए हमें वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एंड लास्ट वन इज फायर डिमांड। तो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? क्वेश्चंस इन डिमांड्स की वैल्यूज पूछी जाती है कि पर्टिकुलर डिमांड की वैल्यू इंडियन या आईएस कोड ने क्या रखी है। तो डोमेस्टिक वाटर डिमांड की बात करें तो यहाँ पर परसेंटेज बेस पे देखें तो टोटल वाटर कंजम्पशन का लगभग 50 से 60% यहाँ डोमेस्टिक वाटर डिमांड में जाता है। एज पर आईएस कोड अगर रेंज देखें तो 135 से 225 एलपीसीडी इसकी रेंज होती है। 135 से 225 अच्छे से याद रखें इस बात को। नाउ एज पर आईएस कोड द मिनिमम डोमेस्टिक वाटर डिमांड अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन फॉर ए टाउन विद फुल फ्लशिंग सिस्टम, जिसमें फुल फ्लशिंग सिस्टम हो, उस केस में यहाँ जो वाटर डिमांड रहेगी वो 200 एलपीसीडी रहेगी। जबकि अगर एलआईजी कॉलोनी है, लो इकोनॉमिक ग्रुप कॉलोनी है, तो उसके लिए 135 रहेगा। आई बात समझ में? तो ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सिमिलरली इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड जो है एवरेज इंडियन सिटी के लिए 50 एलपीसीडी होता है, जबकि हाई इंडस्ट्रियल सिटी के लिए 450 एलपीसीडी है। बाकी अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए भी ये डिमांड दी हुई है, जहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक बार उस टेबल को भी जरूर नजर में रखिए और जिससे कि आपके क्वेश्चन यहां से बन सकें। इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल वाटर डिमांड की बात की जाए तो यहाँ पर एवरेज ऑन एन एवरेज इंस्टीट्यूशनल डिमांड जो रहेगी वो 20 एलपीसीडी रहेगी फॉर एवरेज इंडियन सिटी के लिए। अगर हाई कमर्शियल सिटी है तो उसके लिए 50 एलपीसीडी हो जाता है। इसमें भी एक टेबल है जिसमें पर्टिकुलर कमर्शियल बिल्डिंग में क्या क्या डिमांड रहती है, तो उस टेबल पे भी आप नजर डालिएगा जिससे कि आपके क्वेश्चन आसानी से बन सकें। बाकी इंडिविजुअली जो डिमांड्स हैं उनकी क्या क्या वैल्यू रहेगी। डिमांड फॉर पब्लिक यूज, डिमांड फॉर पब्लिक यूज में ये बात कही जाती है कि जो पार्क्स हैं, गार्डन्स हैं, रोड वगैरह को धोना होता है तो उसके लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको यहाँ रखा जाता है। और इसकी वैल्यू टोटल वाटर डिमांड के 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट तो ये निकल के आता है कि डिमांड फॉर पब्लिक यूज में जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है इट्स नॉट बी एक्सीड द 5% ऑफ टोटल वाटर कंजम्पशन। इसी तरीके से अगर फिगर की बात की जाए तो जनरली जब हम टोटल वाटर डिमांड कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो 10 एलपीसीडी वाटर डिमांड इसके लिए हम एड ऑन कर देते हैं। नेक्स्ट, वेस्ट और थेफ्ट को कंपनसेट करने के लिए हम यहां पर 55 एलपीसीडी अकाउंट में रखते हैं। बाकी इसकी वैल्यू जो है वो 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ऑफ टोटल वाटर कंजम्पशन। टोटल वाटर कंजम्पशन के 15% से ज्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए फॉर कंपनसेटिंग द वेस्ट एंड थेफ्ट। नाउ फायर डिमांड, फायर डिमांड अप टू मतलब यहां हम बात करें तो अलग अलग जो रैशनल फॉर्मूलेज हैं उनसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। बाकी फायर डिमांड के लिए या फायर को कंट्रोल करने के लिए जनरली हम 1 एलपीसीडी डिमांड रखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली, जैसे कुचलिंग फॉर्मूला है 3182 √P। फ्रीमैन्स फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू 1136 PY10 + 10 PY5 + 10। नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडरराइटर फॉर्मूला है 4631 और यहां पर ये वैल्यू थोड़ी सी मैं करेक्ट कर देता हूं। Q इज इक्वल टू 463137 √P 1 - 0.0 √P, दैट इज द फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह से बस्टन्स फॉर्मूला है 5663 √P। अब इसमें Q और P क्या है? तो P इज द पॉपुलेशन इन 1000 एंड Q है फायर डिस्चार्ज इन लीटर पर मिनट। तो ये दोनों बातें ध्यान रखनी है आपको। नाउ फायर हाइड्रेंट्स, आग बुझाने के लिए कुछ इस तरह का एक जो डिवाइस है हम रोड्स पे लगाते हैं।
तो इनको फायर हाइड्रेंट्स बोलते हैं। फायर हाइड्रेंट्स आर यूजुअली फिटेड विद वाटर मेन्स अबाउट 100 to 150 मीटर अपार्ट। इनकी जो स्पेसिंग होती है वो 100 से 150 मीटर होती है। एंड द मिनिमम वाटर प्रेशर अवेलेबल एट द फायर हाइड्रेंट शुड बी 100 to 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो स्पेसिंग और प्रेशर का जो मिनिमम प्रेशर का रिक्वायरमेंट है वो लगभग सेम है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब अगर हम टोटल वाटर डिमांड की बात करें तो एवरेज इंडियन सिटी के लिए जो टोटल वाटर डिमांड आएगी इन सबको ऐड करने पर, वैसे तो अगर हम फायर डिमांड को ऐड करते हैं +1 तो ये 336 हो जाता है, लेकिन एज पर IAS कोड ये होगा आपका 335 लीटर पर कैपिटा। तो ये ध्यान रखिएगा आप, टोटल वाटर डिमांड इज 335 पर कैपिटा पर लीटर। कुछ वेरिएशंस हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द पर कैपिटा डिमांड, तो साइज ऑफ सिटी का मतलब है यहाँ पर पॉपुलेशन से। तो पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होगा तो पर कैपिटा डिमांड बढ़ेगा। क्लाइमेट कंडीशन, हॉट है या कोल्ड है, हॉट में ज्यादा होगा, कोल्ड में कम होगा। टाइप ऑफ जेनेट्री एंड हैबिट्स ऑफ पीपल, जिस तरह रिच जेनेट्री है या हाई क्लास जेनेट्री है तो उस केस में जो पर कैपिटा डिमांड है वो बढ़ेगा। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज, तो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज अगर बढ़ेंगी तो पर कैपिटा डिमांड बढ़ेगी। क्वालिटी ऑफ वाटर जितना अच्छा होगा उतनी डिमांड बढ़ेगी। प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना ही ज्यादा पानी जो है हाई राइज बिल्डिंग्स पे पहुंचेगा और पर कैपिटा डिमांड बढ़ेगी। सीवरेज फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर कैपिटा डिमांड बढ़ती है। ये जितने भी फैक्टर्स आप देख रहे हो इन सब में पर कैपिटा डिमांड बढ़ रही है। सिस्टम ऑफ सप्लाई, दो तरह के सिस्टम होता है सप्लाई का, एक कंटिन्यूअस सप्लाई, एक इंटरमिटेंट। कंटिन्यूअस में हम 24/7 वाटर सप्लाई करते हैं, इंटरमिटेंट में कुछ सर्टेन पीरियड के लिए वाटर सप्लाई करेंगे। तो सर्टेन पीरियड वाले में कम हो जाएगा, कंटिन्यूअस में ये पर कैपिटा डिमांड बढ़ेगा। कॉस्ट ऑफ वाटर बढ़ाने पर कैपिटा डिमांड जो है वो डिक्रीज होगी, जबकि मेथड ऑफ चार्जिंग एंड मीटरिंग सिस्टम से भी जो पर कैपिटा डिमांड है वो कंट्रोल होती है और डिक्रीज होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए, वेरिएशन इन डिमांड, तो ये वेरिएशन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है और उसकी जो डिफरेंट यूनिट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को अलग अलग डिस्चार्ज के लिए डिजाइन किया जाता है। तो फ्लक्चुएशन को रीड करना बहुत जरूरी है, वेरिएशन को रीड करना बहुत जरूरी है। तो वेरिएशन जो है कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्ट रेशनल फॉर्मूले हैं, जैसे मैक्सिमम डेली डिमांड इज इक्वल टू 1.8 ऑफ एवरेज डेली डिमांड। इसी तरीके से मैक्सिमम आर्ली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे, जिसको हम पीक डिमांड भी बोलते हैं, इट इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ इट्स एवरेज। तो एक पॉइंट तो ये ध्यान रखना कि मैक्सिमम आर्ली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज आर्ली डिमांड। एंड लास्ट फाइनली अगर हम जाएं तो इट्स इक्वल टू 2.7 एनुअल एवरेज आर्ली डिमांड। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये वेरिएशंस आपके दिमाग में होने चाहिए। नाउ एक फ्लो डायग्राम मैंने वाटर सप्लाई स्कीम का यहाँ पर बनाया हुआ है। इस फ्लो डायग्राम को समझने की कोशिश करना कि सबसे पहले एक सोर्स है, सोर्स एक इनटेक स्ट्रक्चर है जिससे हम वाटर को कलेक्ट करेंगे। तो इंटेक स्ट्रक्चर को हम MDD मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज के लिए डिजाइन करते हैं। फिर इंटेक से और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी को कैरी करने के लिए जो कंड्यूट यूज कर रहे हैं पाइप 1, इसको भी हम मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिजाइन करते हैं। पंप जो 1 है, अगर हमको पंपिंग की नीड है तो हमें पंप लगाना पड़ेगा, पंप हाउस बनाना पड़ेगा। तो उस केस में यहाँ पर पंप जो हम डिजाइन करेंगे वो MDD मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस रिजर्व डिमांड के लिए हम इसको डिजाइन करेंगे, बिकॉज पंप जो है वो 24/7 काम नहीं करेगा। अगर मान के चलो वो 12 घंटे काम करता है दिन में, तो फिर इसकी कैपेसिटी उससे जस्ट डबल होनी चाहिए कि एक दिन के पानी को वो थ्रो कर सके। तो इसलिए वो एडिशनल रिजर्व आ जाता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जितनी भी यूनिट्स यहाँ लगेंगी वो सब की सब MDD मतलब मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिजाइन की जाएंगी। सेम कंसर्न फिर आपके पंप 2 का हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है सर्विस रिजर्वायर। तो ध्यान रखिए, सर्विस रिजर्वायर जो एलिवेटेड टैंक होता है कॉलोनीज में, वो किसके लिए डिजाइन किया जाता है? तो एक तो होता है बैलेंसिंग स्टोरेज। बैलेंसिंग स्टोरेज का मतलब है यहाँ पर डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करने के बाद में जो अमाउंट बचेगा उसको स्टोर करना है। साथ ही साथ फिर फायर डिमांड को यहाँ हम ऑलवेज स्टोर करके रखते हैं, और किसी इन केस ऑफ फायर को हमने एक अलग से ही इमरजेंसी बना रखा है, उसको डिमांड में कंसीडर किया हुआ है। इसके अलावा कोई भी और अदर इमरजेंसी आती है तो उसके लिए भी हमें एक्स्ट्रा प्रोविजन रखना पड़ेगा। जैसे मास गैदरिंग है सिटी में,
या फिर कोई फेयर लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है, कोई बहुत बड़ा इवेंट है, तो उस केस में सडनली डिमांड हाई होती है, तो वहां पर हमको इमरजेंसी स्टोरेज स्टोर करके रखना पड़ता है और वो सर्विस रिजर्वायर में जाएगा। नाउ बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो किस डिस्चार्ज के लिए डिजाइन किया जाता है, तो वो पीक डिमांड, मैक्सिमम डेली मैक्सिमम अर्ली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, या तो पीक डिमांड के लिए या कोइंसिडेंट ड्राफ्ट के लिए, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसके लिए डिजाइन किया जाएगा। अब ये कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है, तो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट जो है इट इज इक्वल टू, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड को हम कोइंसिडेंट ड्राफ्ट बोलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीक डिमांड या कोइंसिडेंट ड्राफ्ट में से जो मैक्सिमम होगा उसके लिए डिजाइन किया जाएगा। कई बार क्वेश्चन इनके डिजाइन लाइफ से पूछ लिया जाता है। तो स्टोरेज डैम्स, जो डैम और रिजर्वायर होते हैं उनको 50 साल के लिए डिजाइन किया जाता है। इनफिल्ट्रेशन वर्क्स को हम 30 साल के लिए डिजाइन करते हैं। पंपिंग, अब पंपिंग में दो कंपोनेंट है, एक पंप हाउस है और एक इलेक्ट्रिक मोटर या पंप है। तो पंप हाउस को 30 साल के लिए डिजाइन किया जाता है और उसमें जो यूज होने वाले मोटर्स और पंप्स हैं उनको 15 साल के लिए। वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स 15 साल के लिए डिजाइन की जाती हैं। पाइप और कनेक्शंस जो होते हैं, जितने भी पाइप और पाइप नेटवर्क्स हैं, कनेक्शंस हैं, उनको 30 साल के लिए डिजाइन किया जाता है। रॉ वाटर एंड क्लियर वाटर कन्वेइंग सिस्टम जो होता है वो भी 30 साल के लिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 30 साल के लिए डिजाइन किया जाता है। क्लियर वाटर रिजर्वायर एट द हेडवर्क्स, बैलेंसिंग टैंक्स और सर्विस रिजर्वायर, जो पानी की टंकी होती है एलिवेटेड, वो 15 साल के लिए डिजाइन की जाती है। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज 30 ईयर्स। तो इस तरह से अलग अलग इनकी डिजाइन लाइफ से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो ये था डिमांड से रिलेटेड टॉपिक। तो कुछ यहां से क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इसका पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। कई सारे मेथड्स हैं पॉपुलेशन को फोरकास्ट करने के, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड या फिर लॉजिस्टिक कर्व मेथड। इसके अलावा भी ग्राफिकल मेथड है, तो कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड है। अब ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूले वगैरह ठीक हैं, इससे इस टॉपिक से थ्योरेटिकली एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं फॉर्मूले या न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे। आई होप कि ये इसकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर चुके हैं, बस एक क्विक रिवीजन है। तो मैं यहाँ पर आपको जो थ्योरेटिकल कंसर्न है उन्हीं के साथ डिस्कस करूंगा। तो इन तीनों मेथड में से एक पॉइंट आएगा, चलो या तो आगे नोट पे लिखा होगा या मैं बता दूंगा आपको। देखो, मास्टर प्लान और जोनिंग मेथड कब यूज किया जाता है? सुटेबल फॉर बिग एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज, मास्टर प्लान और जोनिंग मेथड। मास्टर प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर ए सिटी टू रेगुलेट डेवलपमेंट स्कीम्स, ठीक है जी। ग्राफिकल मेथड एन अप्रोक्सीमेट मेथड सुटेबल फॉर द सिमिलर कंडीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इस तरह की सिटीज जिनकी कंडीशन सेम है उसके लिए हम कंपैरेटिवली ग्राफिकल मेथड यूज कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड और इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, ये तीनों मेथड कब कब सूटेबल होते हैं? तो अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, सेम डेटा को अगर तीनों मेथड से एनालाइज किया जाए तो ये स्मॉलेस्ट, सबसे कम वैल्यू देगा, मतलब लीस्ट वैल्यू। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड जो देगा वो इंटरमीडिएट देगा और ये हाईएस्ट वैल्यू देगा। एक ही डेटा को अगर इन तीनों मेथड से एनालाइज किया जाए तो अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड सबसे कम वैल्यू प्रोवाइड करता है, कैलकुलेट करता है। जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड सबसे ज्यादा प्रोवाइड करता है और इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड इंटरमीडिएट वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो इसी कंसर्न से अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड ओल्ड एंड सैचुरेटेड सिटीज के लिए सूटेबल होता है, जबकि जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड जो है वो यंग एंड डेवलपिंग सिटीज के लिए सूटेबल होता है। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो बेस्ट रिजल्ट के लिए आप जा सकते हो IIM पे, मतलब इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। इफ देयर इज नो केस, कोई भी कंडीशन आपको पता नहीं है कि सिटी किस तरह की है, ओल्ड है या यंग है, डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, तो उस केस में बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड पे जा सकते हो। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चलिए जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
बिकॉज इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में डेटा बहुत ज़्यादा है, तो डेटा से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, इसलिए आपको डेटा पे फोकस करना है, फॉर्मूले पे फोकस करना है, कंसेप्ट पे फोकस करना है। चलिए, तो क्वालिटी पैरामीटर्स की अगर बात की जाए तो 3 तरह के क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, फिजिकल पैरामीटर्स, केमिकल पैरामीटर्स एंड बायोलॉजिकल पैरामीटर्स। बहुत ज़्यादा डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि किस किस तरह से। अच्छा, आप ध्यान रखिएगा, आपको सेकंड चैप्टर को कवर करने के लिए आईएएस इंडियन स्टैंडर्ड 100 मतलब 10500 10-500 2012 एक कोड है, इसको डाउनलोड करके और इससे सारे पैरामीटर्स की जो वैल्यूज हैं उनको आपको पढ़ना है। इन सारी वैल्यूज को आपको याद करना है, नोट डाउन करना है। ठीक है, तो मैं इन डेटा पे डिस्कस नहीं कर रहा। अच्छा, उसमें एक सबसे लास्ट वाली एक टेबल ऐसी आएगी जिसमें काफी पैरामीटर्स नो रिलैक्सेशन वाले हैं, मतलब टॉक्सिक मटेरियल के लिए परमिसिबल वैल्यूज क्या होती हैं, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे कैडमियम के लिए पूछ लेता है, साइनाइड के लिए पूछ लेता है, लेड के लिए पूछ लेता है, मरकरी के लिए पूछ ले जाता है। तो इस तरह के टॉक्सिक कंपाउंड्स के लिए परमिसिबल वैल्यू क्या होती है ड्रिंकिंग वाटर में, उसके लिए आपको ध्यान रखना है IS 10500 2012 को डाउनलोड करना है और उनकी सारी वैल्यूज को एक दो बार रिवाइज करना है, जिससे आपके वो दिमाग में फिट हो। अब एक पैरामीटर से कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो पैरामीटर की एक तो डेफिनेशन, ठीक है, बहुत रेयरली पूछा जाएगा। दूसरा, इसको मेजर कैसे किया जाता है, तो कौन कौन से मेथड्स या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व होते हैं। और तीसरा, परमिसिबल वैल्यू क्या है। तो परमिसिबल वैल्यू पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए मैंने आपको कोड बता दिया है कि आपको इन कोड्स पे ध्यान देना है कि इस कोड में जो भी वैल्यूज है उनको याद रखिएगा। टर्बिडिटी, आइए, टर्बिडिटी के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो दो प्रिंसिपल पर काम करते हैं, स्कैटरिंग प्रिंसिपल पर और एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पर। तो तीन मैं आपको बता देता हूं, इंस्ट्रूमेंट के नाम बता देता हूं, टर्बिडिटी रॉड, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर और बेलिस टर्बिडोमीटर। ये तीनों ही एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे काम करते हैं, जबकि नेफ्लो टर्बिडिटी यूनिट या नेफ्लो टर्बिडिटी मीटर जो है वो स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है साहब, तो टर्बिडिटी के लिए एक बेसिकली अपने को यहां ओवरव्यू देखना है। तो ये तीन है, टर्बिडिटी रॉड, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर एंड बेलिस टर्बिडोमीटर, ये तीनों एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे काम करते हैं, जबकि मॉडर्न नेफ्लोमीटर जो है स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है जी साहब। नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं, पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस प्रिंसिपल पे काम करता है। नेक्स्ट ये है, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर इज नॉट सुटेबल फॉर द ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज इट कांट मेजर द टर्बिडिटी लेस देन 25 ppm। जैक्सन टर्बिडिटी मीटर जो है वो 25 ppm से कम टर्बिडिटी को मेजर नहीं कर सकता, इसलिए ये ड्रिंकिंग वाटर की टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए सूटेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जैक्सन टर्बिडिटी मीटर जो है वो सिलिका स्केल पर बेस्ड है, किस पर बेस्ड है, सिलिका स्केल पर। सिमिलरली टर्बिडिटी रॉड इज ए फील्ड मेथड, ये एक फील्ड मेथड है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टर्बिडिटी मेजरमेंट इज NTU, टर्बिडिटी को मेजर करने का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो NTU है और जो कि फॉर्माजिन स्केल पर बेस्ड है। तो ध्यान रखिएगा, टर्बिडिटी को मेजर करने का स्टैंडर्ड स्केल है सिलिका स्केल और स्टैंडर्ड यूनिट है NTU, और NTU किस पर बेस्ड है, फॉर्माजिन स्केल पर। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन सा होता है, इसमें ध्यान रखिएगा। स्टैंडर्ड स्केल सिलिका स्केल हो गया, स्टैंडर्ड यूनिट NTU हो गई, और NTU इज बेस्ड ऑन फॉर्माजिन स्केल। नाउ टर्बिडिटी लेस देन 5 ppm कैन नॉट बी ऑब्जर्व बाय नेकेड आइज। 5 ppm से कम की टर्बिडिटी को हम नेकेड आइज से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अच्छा, बहुत कम टर्बिडिटी है तो उसके लिए बेलिस जो टर्बिडिटी मीटर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ब्लू कोबाल्ट प्लेट किस में पाई जाती हैं, ट्यूब्स किस में पाई जाती हैं, तो उसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, बेलिस टर्बिडिटी मीटर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कलर। तो कलर को हम, अब देखो, ह्यूमिक एसिड येलो कलर प्रोड्यूस करता है, आयरन ऑक्साइड रेडिश कलर प्रोड्यूस करता है, मैग्नीज ऑक्साइड ब्राउन या ब्लैकिश कलर प्रोड्यूस करता है। कलर को हम टिंटोमीटर से मेजर करते हैं, इसकी जो यूनिट होती है उसको हम कहते हैं TCU, ट्रू कलर यूनिट, और इसको ट्रू कलर यूनिट और हेजन यूनिट भी बोला जाता है। मतलब कलर को हम दो यूनिट में मेजर करते हैं, ट्रू कलर यूनिट और हेजन यूनिट। नाउ
अब इसमें ये पूछा जाएगा 1 TCU क्या होता है। तो 1 TCU का मतलब है 1 लीटर पानी में अगर हम 1 मिलीग्राम प्लेटिनम, और किस फॉर्म में, क्लोरोप्लेटिनेट आयन फॉर्म में, 1 लीटर में अगर हम 1 मिलीग्राम क्लोरोप्लेटिनेट आयन मिलाते हैं तो जो कलर प्रोड्यूस होता है उसको हम 1 TCU से मेजर करेंगे। बाकी जो कलर है उसको हम बर्गस स्केल पर भी मेजर कर सकते हैं नेस्लर ट्यूब्स में। तो ध्यान रखिएगा, कलर कैन ऑल्सो बी मेजर्ड बाय नेस्लर ट्यूब्स बेस्ड ऑन बर्गस स्केल। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट है टेस्ट एंड ओडर। टेस्ट एंड ओडर को अभी तक कोई ऐसा बहुत इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हम उसको मेजर कर सकें, बट टेस्ट और ओडर को हम ऑस्मोस्कोप से मेजर कर सकते हैं। ठीक है साहब। बाकी बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसकी लिमिट को काफी जोड़ दिया जाता है परमिसिबल वैल्यू को, कि 1 to 3 होता है। नाउ पीएच। पीएच, अच्छा पीएच को मेजर करने के लिए हम टाइट्रेशन करते हैं। टाइट्रेशन में हम 2 कलर इंडिकेटर यूज करते हैं, एक मिथाइल ऑरेंज और एक फिनोप्टलेन। 2 तरह के हम इंडिकेटर यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मिथाइल ऑरेंज जो है वो एक एसिडिक इंडिकेटर है, जबकि फिनोप्टलीन एक बेसिक इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज की वर्किंग पीएच रेंज है 2.8 से 4.4, जबकि फिनोप्टलीन के लिए है 8.6 से 10.3। तो ये इंडिकेटर्स जरूर याद करने हैं। टाइट्रेशन का टाइट्रेंट याद करना है, टाइट्रेशन का कोई स्टैंडर्ड नाम है तो वो भी आपको याद रखना है। सिमिलरली एल्किनिटी, एल्किनिटी को मेजर करने के लिए भी हम टाइट्रेशन करते हैं, और इस टाइट्रेशन में हम एज एन टाइट्रेंट हम यूज करते हैं H2SO4, जिसकी नॉर्मेलिटी होती है 0.02 N। आई बात ध्यान में, समझ में? तो एल्किनिटी को मेजर करने के लिए हम एक टाइट्रेशन करेंगे जिसमें टाइट्रेंट होगा 0.02 N H2SO4। साथ ही में यहां पर हमें कलर इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए कलर इंडिकेटर यूज हम नहीं करेंगे। वो साथ में जो आपके पीएच के टाइट्रेशन में जो कलर इंडिकेटर्स हैं उन्हीं को यूज करते हैं, फिनोप्टलीन और मिथाइल ऑरेंज को। चलिए नेक्स्ट है हार्डनेस। तो हार्डनेस देखो 2 तरह की हार्डनेस होती है, कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। क्या ओवरऑल डिटेल है इसकी, तो ये आपको पता है कि कार्बोनेट हार्डनेस क्यों प्रोड्यूस होती है। तो कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से कार्बोनेट हार्डनेस प्रोड्यूस होती है। बाकी कैल्शियम सल्फेट नाइट्रेट ऑफ क्लोराइड सल्फेट नाइट्रेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से नॉन कार्बोनेट हार्डनेस या परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस होती है। गॉट इट। नाउ मेजरमेंट के लिए बात करें तो मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हार्डनेस का। इसके लिए एक हम टाइट्रेशन करते हैं, जिस टाइट्रेशन का नाम है आपका EDTA, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। EDTA मेथड हम इसमें यूज करते हैं। EDTA की फुल फॉर्म है वो एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। हम इसमें टाइट्रेंट की तरह यूज करते हैं। अच्छा, इस टाइट्रेशन में हम एक कलर इंडिकेटर यूज करते हैं जिसका नाम है इरियोक्रोम ब्लैक टी, EBT। तो ये ध्यान रखिएगा आप, टाइट्रेंट तो हो गया EDTA, कलर इंडिकेटर हो गया EBT, इरियोक्रोम ब्लैक टी। इस मेथड को हम EDTA मेथड या वर्सनेट मेथड भी कहते हैं। ठीक है जी। नाउ हार्डनेस इज एक्सप्रेस्ड इन ppm और इन डिग्री। तो देखो मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द हार्डनेस, क्लार्क्स मेथड, हेनर मेथड, वर्सनेट मेथड। वर्सनेट मेथड मैंने आपसे डिस्कस किया है। अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ हार्डनेस, उसके अकॉर्डिंग नेचर ऑफ वाटर क्या होगा। अगर डिग्री ऑफ हार्डनेस 1 है तो एक्सट्रीमली सॉफ्ट, 2 है तो वेरी सॉफ्ट, 3 है तो सॉफ्ट। इस तरह से यहां पर ये दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट कंटेंट है नाइट्रोजन कंटेंट। तो नाइट्रोजन कंटेंट की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन अगर पानी में प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि किसी ना किसी ऑर्गेनिक मैटर, यहां पर कोई ना कोई ऑर्गेनिक मैटर यहां प्रेजेंट है। नाइट्रोजन जो है पानी में 4 फॉर्म में अवेलेबल हो सकती है, फ्री फॉर्म या फ्री अमोनिया, ऑर्गेनिक अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट। 4 फॉर्म में किसी भी फॉर्म में अवेलेबल हो सकती है। अगर फ्री अमोनिया फॉर्म में है तो हम बोलेंगे कि अभी अभी इसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड हुआ है, मतलब रिसेंट पॉल्यूशन। अगर ऑर्गेनिक अमोनिया प्रेजेंट है पानी में या पाई जा रही है तो हम कहेंगे कि जो ऑर्गेनिक मैटर है अब वो डिकम्पोज होना शुरू कर रहा है, वो डिकम्पोज हो रहा है, उस वजह से वो ऑर्गेनिक अमोनिया, जो ऑर्गेनिक बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहे हैं और उससे ऑर्गेनिक अमोनिया रिलीज हो रही है।
नाइट्राइट की बात करें तो नाइट्राइट अगर पानी में प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि साहब यहाँ ऑर्गेनिक मैटर पार्शियली डिकम्पोज है। क्या है? पार्शियली डिकम्पोज। और अगर नाइट्रेट प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर साहब ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये फुली ऑक्सीडाइज हो चुका है, ये इसके एंड प्रोडक्ट है। इसका मतलब यहाँ ऑर्गेनिक मैटर आया होगा, ओल्ड पॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इंडिकेट ओल्ड पॉल्यूशन। अब फ्री अमोनिया को हम पानी को गर्म करके कैलकुलेट कर सकते हैं, बॉयल करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक अमोनिया को कैलकुलेट करने के लिए पानी को गर्म करेंगे, लेकिन साथ में ही एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज करते हैं। नाइट्राइट और नाइट्रेट को हम मेजर करने के लिए कलर इंडिकेटर या कलर मैचिंग टेक्निक का यूज करते हैं। अच्छा, ध्यान रखिएगा, इनकी जो परमिसिबल वैल्यू है वो है 0.15 मिलीग्राम पर लीटर फ्री अमोनिया की। ऑर्गेनिक अमोनिया की है 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। नाइट्राइट पानी में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए बिकॉज इट इज हाईली टॉक्सिक। और नाइट्रेट जो है पानी में 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अदर ये पानी में ड्रिंकिंग वाटर में 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा है तो बच्चों में मतलब इन्फेंट्स में एक बीमारी का कारण बन जाता है, जिस बीमारी का नाम है मैथोमोग्लोबिनेमिया या फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। तो ये था साहब आपकी बात नाइट्रोजन कंटेंट से रिलेटेड। और हाँ, फ्री अमोनिया और ऑर्गेनिक अमोनिया को कंबाइंडली कहा जाता है जेल्डेल अमोनिया। क्या कहा जाता है? जेल्डेल अमोनिया। नाउ अब आते हैं क्लोराइड कंटेंट पे। क्लोराइड कंटेंट जो है बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक नहीं है, बट फिर भी ध्यान से देखिएगा, क्लोराइड को मेजर करने के लिए हम मोर मेथड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मोर मेथड का, जिसमें हम स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यूज करते हैं और यहां पर पोटेशियम क्रोमेट एज एन इंडिकेटर यूज किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, क्लोराइड को मेजर करने के लिए मोर मेथड का यूज किया जाता है, जिसमें स्टैंडर्ड AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यूज किया जाता है और कलर इंडिकेटर के फॉर्म में यहां पोटेशियम क्रोमेट को यूज किया जाता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं फ्लोराइड्स की। तो फ्लोराइड जो है एक काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट है। फ्लोराइड देखो यहां पर परमिसिबल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्लोराइड की परमिसिबल वैल्यू होती है 1 से लेके 1.5 ppm। एक से कम नहीं होना चाहिए और 1.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कई सारे इश्यूज होते हैं। एक से कम होने पर डेंटल कैविटीज और टूथ फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, और अगर 1.5 से जाता है तो वहां पर फिर मॉटलिंग ऑफ टीथ, डीकलराइजेशन ऑफ टीथ की प्रॉब्लम होने लग जाती है। अगर फ्लोराइड का कंटेंट 5 ppm से कम ज्यादा है तो उस केस में ये बॉन फ्लोरोसिस का कारण भी बन जाता है, मतलब स्केलेटन की प्रॉब्लम होने लग जाती है, शरीर का ढांचा खराब होने लग जाता है। तो ये सारी इसकी प्रॉब्लम है। माइक्रोबायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से बहुत कुछ पूछा नहीं जाता है, बीमारी वगैरह का नाम पूछता है। अच्छा, एक्चुअली क्या है, माइक्रोबायोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया, हेलमिन्थ्स ये आते हैं। अब दो तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तो होता है पैथोजन, एक होता है कॉलीफॉर्म्स या नॉन पैथोजेनिक। तो हमारा जो मेन कंसर्न है वो पैथोजन से है। पैथोजेंस आर दोज विच आर हार्मफुल टू अस, मतलब वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए हानिकारक हैं उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। गॉट इट। अब पैथोजेंस की डिटेक्शन और काउंटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, उनका पता लगाना इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ड्रिंकिंग वाटर में इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होने चाहिए, अदरवाइज डायरेक्टली एक लाइफ थ्रेट हो जाएगा। तो इसके काउंटिंग और डिटेक्शन के लिए हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो टेस्ट के नाम सुनिए आप। पहला टेस्ट है मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक टेस्ट। ये इससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये सबसे लेटेस्ट टेस्ट है। इसके बाद एक टेस्ट आता है MPN टेस्ट, जिसका नाम है मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट। इसमें मल्टीपल ट्यूब्स में हम फर्मेंटेशन करते हैं और उन फर्मेंटेशन के रिजल्ट्स को हम एक स्टैंडर्ड स्टैटिकल टेबल से कंपेयर करते हैं और वहां से एक MPN वैल्यू निकल के आती है। तो ये न्यूमेरिकल आई होप कि आपने किया होगा और आपने इसकी प्रैक्टिस भी की होगी। लास्ट में है कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट। तो कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट जो है वो भी MPN टेस्ट का ही एक सब पार्ट है और उससे ही उसका रिजल्ट आता है। तो बहुत ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं, बट अब MPN टेस्ट जो है वो 3 स्टेज में कंप्लीट होता है, प्रिजम्पटिव, कंफर्म्ड और कंप्लीट। तो इसके डिटेल के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा पूछेगा भी नहीं। हाँ, अब इसमें से जो पूछे जाने वाला जो पॉइंट है वो ये है कि वाटर बॉर्न डिजीज कौन कौन सी है।
आई बात समझ में? यहां से क्वेश्चन जरूर वो पूछ लेता है, तो थोड़ा सा इस पे फोकस करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया इन्फेक्शन मतलब बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी जो पानी के थ्रू होगी। तो सबसे पहला है टाइफाइड फीवर, टाइफाइड फीवर, कॉलेरा, बैसिलरी डिसेंट्री, ये सब बैक्टीरिया की वजह से होता है। वायरस की वजह से हेपेटाइटिस, पोलियोमाइलिटिस, ये वायरस की वजह से होगा। प्रोटोजोआ इन्फेक्शन में बात करें तो अमीबिक डिसेंट्री और जियोडाइटिस, ठीक है, तो ये दो बीमारी जो हैं ये प्रोटोजोआ की वजह से होती है। और हेल्मिन्थ की वजह से होती है एक्टिनोकोकोसिस और सिस्टोसोमाइसिस, ये दो बीमारी किसकी वजह से होंगी? हेल्मिन्थ की वजह से। तो ये थी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, और इससे रिलेटेड जो भी आपका डाउट है या फिर किसी भी तरह की आपकी इंक्वायरी है वो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अच्छा, इन टॉपिक्स में और थोड़ा सा रिफाइनमेंट कीजिए और थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन कीजिए, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि और कितने तरह के क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग दिस।